हाँ ठीक है। सो आपका ना ये प्लानर रहेगा आपके ग्रुप में, अभी हो जाएगा शेयर अगर नहीं हुआ है तो। सो यहाँ पे आपको मैं अभी केमिस्ट्री का दिखा रही हूँ, ऐसे फिजिक्स और मैथ्स का भी है, ठीक है। यहाँ टाइम टेबल भी है, ठीक है, और टेस्ट प्लानर हाँ टेस्ट प्लानर भी है, देखो, ठीक है। सो मैंने जैसे कल भी आप लोगों को बताया था, वहां पे मॉक टेस्ट स्टार्ट होंगे। मॉक टेस्ट का मतलब ये है कि उसमें आपका पूरा 12th और 11th आएगा। ऐसा नहीं है कि 12th के कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स आएंगे, 11th के कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स आएंगे, आपके पूरा सिलेबस आएगा। तो अभी से आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट होंगे, उनको हम मॉक टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। सो ये डेट्स मेंशन है आप लोगों की, तो उसी हिसाब से आप लोग अपना प्रिपेयर करते रहो। 7 दिसंबर है ना, ये आपके पास शीट शेयर हो जाएगी, अगर नहीं हुई है तो हो गई है, बात है। क्लास लिंक्स तो नहीं है यहाँ पे, वो तो आपके ग्रुप में आएंगे, और ये टाइम टेबल है, और ग्रुप में भी अंशु मैम ने पिन कर दिया है, तो आप उसको रेफर कर लेना। सो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, सो यस, जो भी आपको क्लास नोट्स हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा के कॉलम है, यहाँ पे मैं क्लास नोट्स अपडेट कर दूंगी, जैसे मिल जाते हैं तुम लोगों को, यहाँ पे तुम्हें नेक्स्ट डे क्लास रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। शॉर्ट नोट्स यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगी, चैप्टर्स जो भी मैं यहाँ पे करवाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। अब जैसे आज अपना 1 दिसंबर है, ठीक है, तो 1 दिसंबर को यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है पेपर डिस्कशन, ठीक है। सो आज अपना पेपर डिस्कशन होगा। अब जैसे कल वाला लेक्चर जो है वो नेम रिएक्शंस पे है, ठीक है, तो मैंने नेम रिएक्शन की ऑलरेडी यहाँ पे पीडीएफ भी अपलोड कर दी है। मतलब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे नेम रिएक्शन पे बेस्ड होंगे। अगर आपको मन है तो आप क्लास से पहले करके आ सकते हो, इफ यू हैव टाइम, बट मुझे लगता नहीं इतना मिलेगा कि आप क्लास से पहले ही कर लो, टू बी ऑनेस्ट, है ना। नहीं तो आप क्लास के बाद तो वो कंपल्सरी है ही कि करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे 2 लेक्चर दिए हुए हैं सिक्वेंशियल, अगर वो आपके ग्रुप में शेयर कर देगी आज मैम, ठीक है, क्लास के बाद। उसके बाद जैसे सिक्वेंशियल रिएक्शन मैंने दिया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अभी मैंने कुछ यहाँ पे असाइनमेंट नहीं डाला है, ठीक है, वो मैं धीरे धीरे टाइम के साथ करती जाऊंगी, बट हाँ मेक श्योर करूंगी एक दिन पहले ही तुम्हें दे दूं अगर किसी को करना हो तो। और जैसे कि क्योंकि तुम लोगों के पास जो मैसेज आया था उसमें ये भी था कि लास्ट के 15-20 मिनट जो है हम लोग डाउट डिस्कशन करेंगे, जैसे क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था कि स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर तो मैं 12th ऑर्गेनिक के लूंगी, जैसे तुम्हें दिख भी रहा है रिएजेंट्स वगैरह। उसके अलावा 11th के चैप्टर्स हैं, केमिकल बॉन्डिंग, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो मैंने कुछ कुछ यहाँ पे 12th के भी चैप्टर डाले हैं। ये 12th के चैप्टर्स क्यों डाले हैं, ताकि ये ना हो कि तुम ये कहो कि मैम हमारा तो हाँ मतलब टच ही हट गया, हम तो 12th कर ही नहीं रहे क्योंकि आप 11th हमें कराओगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 12th के भी टॉपिक्स डाले सारे जितने भी अपने चैप्टर्स में है, डीएनएफ ब्लॉक, और उसकी ये वर्कशीट भी है यहाँ पे, और ये वर्कशीट में वही सवाल है जो वर्कशीट आपको मिली है ना अभी जो दिसंबर वाला प्लान नहीं था वो जिसमें आप करते थे वर्कशीट अपलोड नहीं करते थे हम, वही वाली वर्कशीट्स हैं ये। तो अगर आपकी वो वर्कशीट्स इनकम्प्लीट हैं या यू वांट टू सोल्व, मतलब दोबारा सोल्व करना चाहते हो, तो यहाँ से आप उठाओ और करो। मैं लास्ट के 15 मिनट लूंगी, 20 मिनट तो मेरे लिए शायद पॉसिबल ना हो पाए, ठीक है, तो 15 मिनट्स डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगी लेने का। तो वहां पे जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं लूंगी, लेकिन आपको एक चीज मेरी माननी पड़ेगी, आप लोगों को पहले ही मुझे डाउट्स भेजने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं क्लास में 15 मिनट दे रही हूँ तो आधा टाइम 2 मिनट मेरे को लगेंगे कि चलो ग्रुप में भेज दो, इतने में तुम निकालोगे, स्क्रीनशॉट लोगे और भेजोगे, इट विल टेक टाइम। तो इफ यू हैव डाउट्स प्लीज मुझे शेयर कर दो, मेरे अपने पर्सनल ग्रुप में कर दो, क्योंकि जो यहाँ पे बच्चे हैं मेरे ख्याल से सबका पर्सनल ग्रुप है, उसमें शेयर कर दो कि मैम इसमें से मुझे ये डाउट है, कोई भी वर्कशीट जो मैंने यहाँ पे अपलोड की हुई है उसमें से आप पूछ सकते हो, लेकिन मेक श्योर ये आप मुझे पहले भेजोगे, मैं नहीं चाहती हूँ क्लास के बीच में आप मुझे भेज दो, राइट। सो ये चीज करनी है। अगर आपका मान लो डाउट नहीं है, मान लो डीएनएफ लोग का है, आपको मेरे को मैम मतलब डाउट आया ही नहीं मेरे पास, तो फिर डाउट नहीं आया, फिर मैं वही करवाऊंगी जो मैं करवा थी। लेट्स से मैं सिक्वेंशियल रिएक्शन करा रही हूँ और तुम्हारे डाउट्स नहीं है डीएनएफ ब्लॉक से, देन मैं फिर आगे मूव कर जाऊंगी, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसी को ही कंटिन्यू करूंगी। क्लियर होगी ये चीज।
तो ये धीरे 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 धीरे, वैसे मैंने काफी सारी अपलोड कर दी हैं, बट टाइम के साथ और भी बाकी में मैं अपलोड करती हुई जाऊँ, ठीक है। सेम इसी तरीके से फिजिक्स का है, देख लो एक बार। ये फिजिक्स में मैम ने अभी 11th की मैम कर देंगी अपडेट, अपलोड कर देंगे, जैसे 12th की मैम ने कर रखी है। तो इसमें भी 12th की वही वर्कशीट्स हैं जो आप लोग करते आ रहे हैं। ऐसी मैथ्स की है, जैसे मैथ्स में तो सर ने कर दिया 11th की वर्कशीट्स, तो सेम इसी तरीके से इसका भी है। तो ये मिल जाएगा, इसको दिन में 2 बार देख लेना, 1 बार देख लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि आज उस दिन क्या होने वाला है, ठीक है जी। तो जितने बच्चे भी यहाँ पे हो, ये सब आप मतलब बैच 1 स्टूडेंट्स के लिए है ये, ठीक है जी। और प्लीज लिंक शेयर मत करना किसी और के साथ, ये हर साल होता है कि बच्चे लिंक शेयर कर देते हैं, तो गलती मत करना प्लीज, अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। अगर अपने दोस्तों का भला चाहते हो तो मेरी बात करा देना उनसे, मैं उनको शेयर कर दूंगी लिंक, ठीक है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करें हम पेपर डिस्कशन, क्योंकि हमारे पास अब 75 मिनट्स ही रहेंगे बेटा, है ना। तो अपने को इतना अच्छा पढ़ लेना है ताकि वो 75 मिनट्स आपको क्लास के जाने के बाद फील हो कि हाँ बेनिफिशियल रहा है, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर टेकिंग 3 क्लासेस पर डे। ठीक है। सो जैसे कि कल आप लोगों का ग्रेड 12 का था पेपर, तो आई होप सभी बच्चों ने दिया हो पेपर, ठीक है। सो उसके कैसे क्वेश्चंस आए थे, अप्रोच कैसे करना था, तो जिन बच्चों के गलत हुए थे क्वेश्चन या केमिस्ट्री में कम स्कोर था, जो भी था, वट एवर बी द रीजन, तो आप मेरे साथ साथ ही देखेंगे कि आप लोगों ने क्या गलती की है। मैंने हर क्वेश्चन के आगे ये लिखा है कि इजी लेवल, ये इजी लेवल का क्वेश्चन है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। तो आप देखिएगा कि वो किस टाइप का क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। दिख रहा है सबको? 26th क्वेश्चन था ये तुम्हारे पेपर में। सो ये इजी लेवल का क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे टैगिंग कर दी है। सो बेसिकली ये बोल रहा है, ध्यान से सुन लो, मैं ट्राई करूंगी कि डिटेल में ही एक्सप्लेनेशन दो, ध्यान रखना एक एक डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं तुम्हें पिछले साल का बताती हूँ, पिछले साल जेई में क्या हो रहा है, जितने भी मॉक टेस्ट हुए थे अवंती में, उसमें से काफी क्वेश्चंस जो है देखने को मिले थे। तो कोई भी बच्चा ये डिस्कशन तो किसी भी हाल में लाइट नहीं लेगा, ठीक है। चलिए आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी मिक्सचर्स फॉर्म्स एन एजियोट्रोप विद मिनिमम बॉइलिंग टाइम। तो यहाँ पे सवाल जो आया है वो एजियोट्रोप से आया है, ठीक है। तो एजियोट्रोप से अगर मैं बोलूं, इसी टाइप के सवाल बनते हैं कि वो आपसे पूछता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन होगा और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या होगा। एजियोट्रोप्स क्या होते थे, जब जो मिक्सचर आप लेते थे वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या करता था, बॉइल करता था। थोड़ा सा बता, ज्यादा बहुत डिटेल में नहीं जा पाऊंगी, बट हाँ इतना जरूर बता दूंगी कि अगर दोबारा पेपर में आए क्वेश्चन तो तुम कर सको, ठीक है। फिर हमारे 2 होते थे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है। तो इसमें क्या करना था, इसमें अपने को सिंपल सी बात ध्यान रखनी थी, जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप के एग्जांपल्स होंगे वो कौन से होंगे, हमारे जो पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल थे, जिसमें याद करो वेपर प्रेशर ज्यादा होता था और बॉइलिंग पॉइंट कम होता था, है ना। क्या था, ए बी की इंटरेक्शन कम होती थी ए और बी से, याद है? हाँ जी बोलो, याद है? यस मैम। नेगेटिव डेविएशन में कौन होता था, जहां पे ए बी की इंटरेक्शन ज्यादा होती थी ए और बी से। और ए बी क्या है, आपके सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन बता रही हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की बात की है, तो हमें वो वाला एग्जांपल यहाँ पे देखना है जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता हो। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो बेंजीन और टॉल्यूइन है, ये तो आइडियल सोल्यूशन है, ठीक है। और जो आपके नॉन आइडियल सोल्यूशन है वो एजियोट्रोप्स बनाते हैं, पहली चीज तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, ये भी क्या आपका आइडियल सोल्यूशन बनाता है, ठीक है जी।
उसके बाद वाटर और HNO3 ये आपके नॉन आइडियल में नेगेटिव डेविएशन में आते हैं, क्योंकि जब आप इनको मिलाओगे आपस में तो इनकी इंटरेक्शन क्या होगी, स्ट्रोंग होगी। ठीक है, इसलिए जो वेपर प्रेशर होता है कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। एसीटोन और इथेनॉल ये आपके पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल है ना, क्योंकि इथेनॉल में ही इतनी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। ऐसी एसीटोन के मॉलिक्यूल में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है, लेकिन जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो फिर वहां पे क्या होगा, AB की इंटरेक्शन यानी कि एसीटोन और इथेनॉल की इंटरेक्शन क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू इथेनॉल और एसीटोन, इसीलिए यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो इसका जो आंसर आना था वो A आना था। ठीक है, अच्छा, इफ यू फील कि ये क्वेश्चन तो हम नहीं करके आए, या तो हम भूल गए, या हम पढ़ के ही नहीं आए, तो प्लीज अपनी नोटबुक में मेंशन करो। मैं तो कहती हूँ मॉक टेस्ट की एक नोटबुक ही बना लो। जो मैं तुम्हें बोलती हूँ ना कि टेस्ट एनालिसिस करो, मुझे भरोसा नहीं है तुम में से कितने करते हो कितने नहीं करते हो, तो इसीलिए एक नोटबुक ही बना लो। जब क्लास में टीचर डिस्कशन करा रहा है ना, तभी के तभी उसी 75 मिनट्स में अपना एनालिसिस कर लो। तो अगर मान लो तुम ये छोड़ के आए हो या कंसेप्ट याद नहीं था, तो यहाँ पे तुम्हें लिखना चाहिए कि कंसेप्ट नीड्स टू बी रिवाइज। नहीं बेटा, गर्व नहीं, कुछ एक्सेप्शन नहीं है इसमें। जो आपके एनसीईआरटी में वो तो करने ही करने हैं, जो मैंने नोट्स में एक्स्ट्रा लिखवा रखे हैं वो भी तुम कर सकते हो। ठीक है, बस ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था, तो मेरे लिए ये इजी क्वेश्चन था, बिकॉज ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 32। ये भी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या बोला, आई होप आप सभी सुन रहे हो ना, सो मत जाना यार। बेंजीन रिएक्ट्स विद एन प्रोपाइल क्लोराइड। अब हमारा एन प्रोपाइल क्लोराइड क्या होता है बच्चों, CH3 CH2 CH2Cl यही होता है। ठीक है, बेंजीन लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, बोलो क्या कहते हो, हाँ या ना। क्या ये रिएक्शन बहुत पॉपुलर नहीं है हमारी? यस मैम। है सिमरन, कौन सी रिएक्शन है ये? मैम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। वेरी गुड, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो आप लोगों को बताया गया था कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में कार्बोकेटाइन बनता है, और जब कार्बोकेटाइन बनता है तो हमें वहां पे जरूर चेक करना है, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। तो जैसे कि जब यहाँ पे ये Cl के इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में चले जाएंगे, तो बेसिकली हमें ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये तो प्राइमरी है विच इज नॉट स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करानी है, बोलो हाँ या ना। यस मैम। और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब यही इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और बेंजीन रिंग पे यही आके लग जाएगा, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो ये बनेगा विच इज योर क्यूमीन। याद करो, ये क्यूमीन की प्रिपरेशन ही तो थी, याद करो, दिस इज अ प्रिपरेशन ऑफ क्यूमीन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो इसका कॉमन नेम भी सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, क्यूमीन, क्योंकि याद करो क्यूमीन से आप क्या बना सकते हो, फिनोल बना सकते हो। ठीक है, जब आप इसकी रिएक्शन आगे ऑक्सीजन के साथ कराते हो, फिर सनलाइट की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हो, फिर हाइड्रोलिसिस आगे करवा के वो बनता है फिनोल और एसीटोन। फिलहाल उसने वो नहीं पूछा है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। सारे बच्चे कर लोगे, जब सारे बच्चे श्योरिटी दोगे ना, तो ही मेरे को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि कर लोगे। हो जाएगा, नितांत, अनुज, राहुल, आदर्श, मनीषा, गौरव, गर्भ, यस मैम। सुमित, आर्यन, आंचल। ठीक है, ऑल राइट, चलो मैं आगे चलती हूँ फिर। ये क्वेश्चन देखो, ये भी इजी में डाला है मैंने। इफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपको रेट कांस्टेंट दिया हुआ है ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 4 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम। एक्चुअली ये नीट का सवाल है,
तो K जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2.303 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, आपको टाइम निकालना है। A कितना दिया हुआ है 4 ग्राम, A माइनस एक्स कितना है, रिड्यूस होके कितना हो गया 0.2 ग्राम। ये पहचान पाए थे तुम लोग कि A was 4 ग्राम, 4 ग्राम था, और A माइनस एक्स क्या है 0.2। A क्या होता है इनिशियल अमाउंट, A माइनस एक्स क्या होता है लेफ्ट अमाउंट, कितना बच गया रिएक्टेंट का, राइट। तो फॉर्मूला लगाएंगे, T इज इक्वल टू 2.303 बाई T log A बाय A माइनस एक्स, के आएगा यहाँ पे बिकॉज टाइम निकालना है। तो 2.303 बाय 2.303 ऊपर आ जाएगा 1000, ध्यान से देखना, log 4 बाय 0.2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये कितना आ जाएगा 20, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आसान है कैलकुलेशन, ये तो हो जाएगी, बताओ। यस मैम। इसको कैसे लिखोगे, Yes, log 20 को log 2 इंटू ये लिख सकते हो। अरे मैम बट इसमें तो कंसंट्रेशन आती थी लोग में, किस में आती थी लोग में, कब से कंसंट्रेशन, ये लिख दोगे इसको, ठीक है। नाउ यू कैन सोल्व log 2 प्लस log 10, क्योंकि इसने इंटीजर बेस सवाल नहीं बोला है तो आप क्या ले सकते हो, log 2 को 0.3 ले लो, तो क्या हो जाएगा 0.3, और log 10 क्या होता है तुम लोगों का, log 10 होता है 1, तो 0.3 आ जाएगा, बिकॉज log mn क्या होता है log m प्लस log n, याद है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। सो बस इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा ओके, ये देखो, अब यहाँ पे अपन तो टाइम निकाल रहे हैं सेकंड में, बट आंसर देखो किस में दिया हुआ है, आर में दिया हुआ है, तो यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा है, राइट। अगर आपने ऐसे सोचा है बिकॉज ये मेरा सेकंड में आ रहा है, तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी, बताओ भाई 60 into 60 60 इंटू 60 3600 से हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैम वहाँ पे 1.3 आना चाहिए कहाँ पे बेटा, ऊपर, क्योंकि हाँ प्लस है ना, राइट, ठीक है, क्योंकि 0.3 प्लस 1 लिया है मैंने तो 1.3 आएगा, ठीक है। तो इसको तुम सॉल्व कर लेना, ठीक है, कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, मैम सही आ जाएगा। 0.36 आर आ गया था क्या, बताओ, yes ma'am ठीक है, ऑलराइट। तो ये था क्वेश्चन आपका। वैसे तो इसने ना ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ 1300 सेकंड, अगर देता तो वहां पे हम लोग हो सकता है जल्दी में करते, बट यहाँ पे अगर आप सेकंड में निकालते भी हो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या गड़बड़ हुई है। आर में पूछा है तो यू हैव टू डिवाइड बाय 60 इंटू 60, 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन इस हिसाब से आया तो कर लीजिएगा। चलिए आइए, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका मीडियम लेवल का क्वेश्चन में मैंने डाला है, एक सेकेंड, हाँ। तो आपको बोला था टू प्रिपेयर 3 इथाइल पेंटेन 3 ओल द रिएक्टेंट्स नीडेड आर। तो ये कहां से आया हुआ क्वेश्चन, आया हुआ अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। मैंने कहा ही था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तुम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो मैंने पढ़ाया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लीज उसको कर लेना, सारी रिएक्शंस इसके इंपॉर्टेंट है। पहले जो बनाना है ना वो लिख लो, ऐसे आपको नहीं पता चलेगा, पहले बनाओ वो क्या लिख के दे रहा है। पेंटेन है तो 5 कार्बन बनाइए, ठीक है, 3 पे इथाइल है, ठीक है, और 3 पे ही क्या है OH है, तो दिस इज 3 इथाइल पेंटेन 2 ओल, ठीक है। तो ये आपको बनाना है। अब देखो ये किस में से बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो किस में से बनने वाला है यहाँ पे। अब देखो इधर टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है, तो हमें कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है और कौन सा हमें बेसिकली एसीटोन लेना है वो हमें देखना है। तो कितने कार्बन है ये टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो चेक करो किसमें 7 कार्बन है,
1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 कार्बन है। ये देखो, ये बना के देखें। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ध्यान रखना एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो रही है, वो तब होती है जब वहां पे आपका एसिडिक प्रोटोन हो। तो ये अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। कौन सी रिएक्शन है ये? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो इधर देखो CH3 CH2 COH और इस कार्बन के साथ ये जुड़ जाएगा, दैट इज CH2 CH3 और यहाँ पे CH2 CH3। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। मुश्किल नहीं है ये वाला सवाल, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को करना है। चेक कर लो कितने कार्बन है प्रोडक्ट में, कुछ तो ऑप्शन यूं ही तुम्हारे एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे अपने को करना था। आगे चलूं, तो दिस वाज मीडियम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा अच्छा लगा मेरे को सवाल, ठीक है। ये भी वैसे मैंने मीडियम में दिया, मीडियम में मैंने इसलिए दिया है क्योंकि हमने ये क्लासेस में भी काफी बार डिस्कस किया है। देखो है क्या ये, आपको बोला है आपके पास रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है। व्हेन स्टार्ट इज मेड फ्रॉम 8.0 into 10⁻⁻² मोलर ऑफ ए, हाफ लाइफ इतना है। यानी कि अगर मैं तुम्हें बोलूं मेरा जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है A1 वो कितना है, 8 into 10⁻⁻² मोलर है। क्लियर है? अच्छा, हाफ लाइफ कितनी दी हुई है उसके करस्पॉन्डिंग? 120 मिनट, ठीक है। चलो, फिर बोला हुआ है फॉर द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये पे कितनी हाफ लाइफ है? 240 दिख रहा है। मान लेते हैं ये A2 वाली इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, 4 into 10⁻⁻² मोलर, और उसके करस्पॉन्डिंग जो हाफ लाइफ है, तो मैं इसको 2 ले लेती हूँ, वो है 240 मिनट। तो आपसे पूछा है ऑर्डर क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 0.5 होगा, क्या होगा? तो कोई मुझे बताएगा? सुमित, यस मैम। कैसे किया था ये, अगर किया था तो? हाँ, आपने एक रिलेशन बताया था कि A1/A2 बराबर होता है T2/T1 की पावर n-1। ठीक है, T1/T2 नहीं, A2/A1 की पावर n-1। तो अपने पास ये होगा, देखना एक बार T हाफ रिलेशन सही बताया है, बस थोड़ी सी बोलने में गड़बड़ कर दी है। A2/A1 रेज टू द पावर n-1, और यहाँ पे जो n होता था वो हमारे पास क्या होता था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता था। क्या होता था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता था। चलो फिर देख लेते हैं, ये क्या है हमारा 120, ये 240, A2 हमें दिया हुआ है, पेशेंस रखना, 4 into 10⁻⁻², और ये दिया हुआ है 8 into 10⁻⁻² n-1। तो ये कितना आ गया? 2, ये भी आ गया 2। ठीक है, तो पावर कंपेयर कर दो तो कितना आ जाएगा? n-1 = 1, यानी कि n आ गया अपना 2। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा आपका? 2। आई होप ये फॉर्मूला तुमने लिखा हुआ है, चेक करना जाके। पर मैंने ये लिखवाया था सभी बैचेस में, क्योंकि यहाँ पे सभी बैचेस से ही हैं बच्चे, तो मैंने लिखवाया होगा। बट स्टिल अगर आपने नहीं लिख रखा है तो प्लीज इसको लिख लो, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हो सकता है ये तुम्हें अपकमिंग मॉक टेस्ट में भी देखने को मिले। गौरव, हो गया? यस मैम, आ गया समझ। पक्का? मैम इसमें एक चीज, मतलब मैंने जब घर पे आके देखा तो मतलब ये वाला क्वेश्चन देख रहा था, तो मैम इसमें वो सेकंड ऑर्डर की जो टी हाफ की फॉर्मूला होता है उसमें कंसंट्रेशन जो होती है अपॉन में होती है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? देखो आपको फिर यहाँ पे ऑर्डर बेटा 0.5 भी है, उस केस में कैसे जज करोगे? समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा। 0 का तो तुम समझ जाओगे कि टी हाफ जो 0 ऑर्डर में होता है वो A0/2 के होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो टी हाफ बढ़ेगा
तो आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। 1 में तो डिपेंड ही नहीं करता है, राइट? 0.5 को कैसे देखोगे? तो बेटर रहेगा कि ये फॉर्मूला याद रखो, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मान लो पेपर में 3, 4, मान लो पेपर में 2, 3, 4 या कुछ और आ जाए, है ना, तो फिर हम वो सोच ही नहीं सकते हम, फिर तो हमें चाहिए ही होगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलूं तो दिस वाज मीडियम लेवल में डाला है मैंने इसको। ये इजी है। देखो, कई एक बैच में मैंने बायोमोलिक्यूल नहीं करवाया था बच्चों, सो आप लोगों को ने वो चैप्टर नहीं किया तो यू कैन स्किप, बट ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है जिस बैच में मैंने करवाया है, ठीक है? तो ज्यादा मत सोचना कि मैम हमने तो ये किया ही नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। देखो क्या बोला है, अमंग द 3 कंपाउंड शोन बिलो टू यील्ड द सेम प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन विद वार्म HNO3 द एक्सेप्शन इज, मतलब वो कह रहे हैं जो ये कंपाउंड बने हुए ABC, इनमें से 2 ऐसे हैं जो HNO3 के साथ रिएक्ट कराने पे सेम कंपाउंड दे रहे हैं, सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं, लेकिन द एक्सेप्शन इज, तो देखो जब तुम इसकी रिएक्शन कराओगे HNO3 के साथ, ये भी COH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी, हाँ के ना, बोलो? यस मैम। सेम ये भी, नीचे वाला भी, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी। लेकिन ध्यान दो, ये नहीं होगा, ऊपर वाला तो हो जाएगा बट CH3 ही रहेगा, ठीक है? तो ये सेम कंपाउंड नहीं है, ध्यान से देखो, यहाँ CH3 है ही नहीं, दोनों में सेम है। OHH की पोजीशन से नहीं कह रही हूँ देखने के लिए, प्रोडक्ट सेम बोल रही हूँ मैं, ठीक है? ये डिफरेंट है बिकॉज यहाँ पे नीचे मिथाइल आया है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर आपका? बी हो जाएगा, ठीक है? बोलो। तो इस तरीके से करना था आपको, वो बताना था, तो सेम प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, तो इट विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट सवाल, इसको मैंने डिफिकल्ट में डाला है सिर्फ इसकी कैलकुलेशन देके, क्योंकि बड़ी बेकार कैलकुलेशन है, ठीक है? देखो, बट करना कैसे है ये अपन देख ले हैं, क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो, एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन आपको दी हुई है, ये सबकी, किसके लिए? H2 के लिए, CO2 के लिए, और किसके लिए दी हुई है? पेंटेन के लिए। समझ रहे हो आप मेरी बात? डेल्टा G आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको E नोट सेल निकालना है पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के लिए। तो देखो डेल्टा G का जो फॉर्मूला लगेगा वो यही लगेगा, -N E नोट सेल इंटू फैराडे। समझ गए? बोलो भाई। अब यहाँ पे जो रिएक्शन है वो बनानी पड़ेगी, पहली चीज। दूसरी चीज एन फैक्टर क्या होगा वो पता लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो पता लगाने के बाद कैलकुलेशन होगी यहाँ पे। देखो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, तो C5 पेंटेन क्या होता है? C5H12 CnH2n+2 होता है ना, जनरल फॉर्मूला एल्केन के केस में, ठीक है? वही लगाया मैंने, प्लस O2। क्या तुम इसको बैलेंस कर सकते हो? आराम से कर सकते हो बैलेंस, बताओ। तो यहाँ पे जितने कार्बन कितने? 5, तो उतना ही यहाँ पे 5 मोल ऑफ CO2 होगा, ठीक है? वाटर कितना होगा यहाँ पे? 6 वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, देखो, बोलो, ठीक है? और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 10, और ये कितने हैं? 6, 16, तो 8 यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएंगे, ठीक है? क्या बोलो? यस मैम। डन, ठीक है। मैंने इसको कैसे बैलेंस किया बता दूं क्या एक बार? देखो, CXHY अगर मेरे पास सिर्फ हाइड्रोकार्बन होता है तो उस केस में मैं जनरल फॉर्मूला ही अप्लाई करती हूँ, CXHY X + Y/4 मोल ऑफ O2 X मोल ऑफ CO2 प्लस Y/2 मोल्स ऑफ H2। ये वाली जनरल इक्वेशन मैं यूज करती हूँ जब मेरे पास हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है? तो ये तुम लिख लो, अगर नहीं लिखी हुई है या नहीं पता था, काम में आती है ये,
क्योंकि अब मैं मोल कॉन्सेप्ट भी कराऊंगी ना आगे, तो तुम देखोगे मैं इक्वेशन यूज कर रहा हूं। ठीक है, लिख लो, फिर मैं इसको हटाती हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है ना। कर दूं इरेज? हाँ ओके, राहुल तुमने किया था ये क्वेश्चन? नो मैम। ठीक है, नहीं नहीं हेजलो का नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, ई नोट सेल निकालना है बस। तो अपने को क्या चाहिए, इक्वेशन बन गई। चलो डेल्टा जी क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बताओ भाई। ठीक है, और रिएक्टेंट्स हो गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या है, 5 मोल ऑफ CO2। देखो अगर तुम हेजलो पे जाओगे ना, उससे आ तो जाएगा। देखो मैंने तो डायरेक्ट लिख दी इक्वेशन, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले तो पेंटेन के लिए रिएक्शन करनी पड़ेगी, फिर ऑक्सीजन के लिए करनी पड़ेगी, फिर जोड़ना पड़ेगा। वो बहुत, अगर तुम सोल्यूशन देखोगे ना, बहुत ज्यादा हार्ड दिया हुआ है तुम्हारे उसमें सोल्यूशन में। ठीक है, सो आपको डायरेक्ट कंबशन रिएक्शन आती है तो हमें कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं है क्वेश्चन को, तो उसको यूज ही नहीं करना अपने को। तो यहाँ पे क्या, प्रोडक्ट 5 मोल ऑफ CO2। CO2 देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, CO2 कितना है अपना 394.4। ठीक है, मैंने लिख दिया, प्लस 6 इंटू वाटर कितना है -237.2 हो गया प्रोडक्ट, माइनस रिएक्टेंट पेंटेन कितना है -8.2, ऑक्सीजन कितना है, अच्छा ऑक्सीजन के लिए तो 0 लेते है, 0 लेते हो। वैसे इसने थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स डाल दिया है इसमें। ठीक है, ये आ जाएगा, देखो एक बार। नाउ यू हैव टू सोल्व दिस, नाउ यू हैव टू सोल्व दिस। अब सोल्व करना है अपने को इसको। एक तो ये बात चाहिए थी इसमें। अच्छा, तो पूरा सोल्व करने के बाद अब हमें चाहिए एन की वैल्यू, क्योंकि फैराडे तो मुझे पता है 96500 होता है। एन कैसे करोगे, तो एन फैक्टर निकालना मैंने बता रखा है, एक बार फिर देख लो। तुम किसी का भी ले लो, जैसे मैं कार्बन का निकाल लेती हूँ कितना आएगा टोटल, तो मैं वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगी। तो अगर तुम्हारे पास मान लो इस तरीके से रिएक्शन आती है, कंबशन रिएक्शन, तुमसे एन फैक्टर पूछ रखा है, तो निकाल दो तुम किसी का, ऑक्सीजन का निकाल दो, मैं कार्बन का निकाल रही हूँ क्योंकि वो ज्यादा आसान भी लग रहा है। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी यहाँ पे देखना, 5x + 12 इज इक्वल टू 0। तो x कितनी आ जाएगी, -12/5। यस और नो बताओ। यस मैम। और इस वाले कार्बन का कितना आएगा, 4। देखना एक बार, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। ठीक है, अच्छा, तो अब हम एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आपके ऐसे इक्वेशन में लिखने में आ रहा है फ्रैक्शन, कोई बात नहीं, हमें तो वैसे भी एन फैक्टर निकालना है, वो नहीं आएगा फ्रैक्शन में। ठीक है, क्यों नहीं आएगा देखो अभी। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एन फैक्टर क्या होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिएक्टेंट की माइनस प्रोडक्ट की। तो क्या होगा, -12/5 -4। लेकिन ये एक कार्बन के लिए है, हमारे पास कितने कार्बन है बोलो, 5। तो कितना आ जाएगा, 32। ध्यान से देखो, आ जाएगा, कंफर्म कीजिए प्लीज। ठीक है गर्व जी, इस तरीके से निकालना हमें। ठीक है, सो तो हो गया, बस एन पता चल गया, एफ हमें पता ही है 96500, डेल्टा जी तुम यहां से निकाल के आओगे और ई नोट सेल तुम लोग वहां से निकाल लोगे। ठीक है, हाँ कर लो, तुम ऑक्सीजन भी पकड़ लो, पकड़ सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपना आंसर इसका आ जाएगा 1.096 आ जाएगा जब आप इसको निकालोगे। तो आगे जाके कैलकुलेशन लंबी बनेगी, फिर जब आगे जाके आप सोल्व करोगे, इवन जो डिवाइड करोगे ना वो भी थोड़ा बड़ा बनेगा,
तो उसको जब आप डिवाइड करोगे प्रॉपर तरीके से तो आपका आएगा। अब मैंने इसको डिफिकल्ट क्यों बोला? डिफिकल्ट मैंने इसलिए बोला इसको क्योंकि यहाँ पे देखो, एक तो ऑप्शन सेम सेम है, पहली बात तो, है ना, और दूसरा कैलकुलेशन लेंथी है और बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात तो इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, दूसरा एन वेक्टर निकालना आना चाहिए, ठीक है, उसके बाद सोल्व करना आना चाहिए, तब जाके इस क्वेश्चन का आंसर पे आप पहुंचोगे, ठीक है। तो लेकिन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट पेपर में पहले पूछा गया है कि पहले वो आपको डेल्टा जी दे दे, कई बार वो एंट्रोपी भी दे देता है, ठीक है, और एन फैक्टर इसमें निकालना आपको, तो फिर पूरा जाके जो है सोल्व होगा। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसको डिफिकल्ट मीडियम में रखा है। बट डिफिकल्ट का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग करोगे नहीं, मैंने क्लास में अगर डिस्कस करवाया है तो आप लोगों को कंसेप्ट जरूर आना चाहिए कि मैम ने कॉन्सेप्ट क्या लगाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट ऑफ ब्रोमीन विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2 ग्राम ऑफ दिस इतना इतना। तो ये क्वेश्चन आपका जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2023 का, तो मैंने असाइनमेंट में भी डाला था ये सवाल फिनोल वाले चैप्टर में, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट और ऑर्गेनिक का क्वेश्चन हर शिफ्ट में हर बच्चे को देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो करना कैसे है, इसके लिए अपने को ना रिएक्शन फिर बैलेंसिंग आनी चाहिए, तो अपने को फिनोल चाहिए, ठीक है मैम। ब्रोमीन कितना लेते थे अपन, 3 मोल लेते थे ना, याद करो, और यहाँ पे अपन 246 वाइट पीपीटी बनते थे इसके, 246 ट्राई ब्रोमो फिनोल। चलो क्या कह रहा है कि कितना ब्रोमीन हमें चाहिए होगा, तो पहले इसका मोलर मास निकाल लो, निकाला है किसी ने? 94 194 94 91 सोच लो, 94 94, और ब्रोमीन का कितना लोगे? 80। 150 ये वैसे ना, ये जब आंसर पेपर में तो आया हुआ था, क्या बोलते हैं, पेपर में आपको दिया गया था 80, बट ध्यान रखना 80 लोगे आप इसका, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 480, नहीं 80, और ये कितना हो जाएगा 160, हाँ 480 हो जाएगा, ठीक है। ओके तो 94 ग्राम जब आप फिनोल ले रहे हो तो उसके लिए 480 ग्राम ब्रोमीन जो था तुम्हें रिक्वायर्ड था टू कन्वर्ट इनटू 246 ट्राइब्रोमोफिनोल, ठीक है। तो 2 ग्राम फिनोल के लिए कितना चाहिए होगा, ये आप लोगों को यहाँ पे सोल्व कर लेना हो जाएगा। कितना आ रहा है करना? मैम की ऑप्शन ये आ रहा है अपना 10 पॉइंट समथिंग, 10.22 ग्राम आ रहा था। 10.22 ग्राम आ रहा है। देखो मैं कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे टाइम ना लगे, बट आप लोगों को नहीं करना है नो डाउट, वैसे कल था भी नहीं कैलकुलेटर, क्योंकि ये हो जाएगा बिना कैलकुलेटर के। यस, इसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी बोलते हैं, जो फिनोल के लिए पॉजिटिव होता है, ठीक है। ऐसे होना था एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक का है, मीडियम लेवल का। देखो क्या पूछा था तुमसे, आपको इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, तो ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे अपने पेपर में। तो आपको एक कंपाउंड दिया गया है C3H6Cl2, ठीक है, KOH एक्वस KOH के साथ किया हुआ है, फिर सेकंड प्रोडक्ट मिला, फिर गिग्नार्ड रिएजेंट डाला, हाइड्रोलिसिस की, फिर थर्ड कोई मिला प्रोडक्ट, फिर लुकास रिएजेंट के साथ ट्रीट करवाया, फिर टर्बिडिटी मिली इमीडिएटली। तो यहां से हमें ये तो पता चल गया कि अगर इमीडिएटली टर्बिडिटी मिली है तो भाई साहब टर्शियरी अल्कोहल होगा या कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बनता होगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, तो टर्शियरी अल्कोहल है ना। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। और टर्शियरी अल्कोहल किससे बनता है? पीछे की तरफ जाओ, रिवर्स में जाओ, तो जब आप कीटोन की रिएक्शन कराते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो आपको क्या मिलता है? टर्शियरी अल्कोहल मिलता है। अब आपको पता लगाना है पहले वाला कंपाउंड कौन सा होगा। तो यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है
कि यहाँ पे डी इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराई है, तो कार्बन पे क्या होगा, OH लगेगा, है ना, बोलो। फिर आपको पता है एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं है, क्योंकि यही तो पॉसिबिलिटी दिख रही है कीटोन बनाने की, और कहाँ दिख रही है। तुम्हें सोचना था इस क्वेश्चन को, अगर तुम छोड़ के आए तो, अगर तुम करते तो जरूर होता। समझे, बोलो। अब कीटोन आया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट कराओगे। ग्रिग्नार्ड के 2 सवाल आ गए यहाँ पे इस पेपर पे, तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, टर्शरी अल्कोहल बन गया। अब इसकी कराओगे लुकास रिएजेंट के साथ, तो ये इमीडिएटली टर्बिडिटी देगा, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर डी। अगर तुम यहाँ पे करते हो OH OH तो एल्डिहाइड बन जाएगा, उससे तो नहीं बनेगा, उससे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। यहाँ पे आपका विसिनल डाइओल बन जाएंगे, है ना, और यहाँ पे भी OH OH आ जाएंगे। तो जहां पे आप पहुंचना चाहते हो वो तो होगी नहीं ना रिएक्शन। देखो इधर, अगर मान लो ये वाला करते हो आप लोग, इधर देखो, तो ये प्रोडक्ट बन गया, सेकेंड ये होगा ना, देखो क्या कहते हो। और तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालो, एसिड बेस रिएक्शन करवा देता, आया ना, मेरी बात समझे आप। सेकेंड ये होता और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते तो क्या बनता आपका, ये आ जाता, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती, हाइड्रोलिसिस होगी, दोबारा से वही बन जाता वो OH OH, समझ गए। तो थर्ड भी तुम्हारा यही बनता। अब यहाँ पे लुकास रिएजेंट, दिस इज प्राइमरी दिस इज सेकेंडरी, ये तो देते ही नहीं इमीडिएटली। ठीक है, तो इसीलिए डी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। हो जाएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, मीडियम। सबसे पहले बहुत फेमस रिएक्शन NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, आदर्श कौन सी रिएक्शन है, डाइजोनियम। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है, डाइजोनियम सोल्ट बनता है इसमें। ठीक है, तो ये यहाँ पे पैरा पे CH3 आएगा। ए तो ये हो गया, जब गर्म करोगे पानी के साथ तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हटके OH लग जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन है, CCl4 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH और हीटिंग। ये है तुम्हारी रीमट डीमन के बाद एक मैंने रिएक्शन आप लोगों को कराई थी। देखो अगर ये होती ना CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तो तुम्हारा ये बनता सैलिसल्डिहाइड, मतलब CHO लगता ऑर्थो पे। बट तुम जब CCl4 लेते हो तो COOH लगता है, याद है। यस मैम। तो यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, ध्यान रखना अगर आगे, है ना। चलो आगे चलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। एट T Kelvin x ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मोलर मास आपको दिया हुआ है। तो इस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट में जब आपने 0.5 kg वाटर डाला तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितने से लोअर हुआ, कम हुआ, 1 डिग्री सेल्सियस से। व्हाट इज x इन ग्राम। चलो भाई देखो क्या था इस सवाल में। डेल्टा TF क्या होता है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर इंटू KF इंटू मोलैलिटी, यस और नो। नॉन वोलेटाइल है इलेक्ट्रोलाइट तो I1 होगा। डेल्टा TF कितना दिया हुआ है, 1 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से देखना, मैं यूनिट साथ ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एक चीज थी, अगर तुमने गलती की है तो क्वेश्चन हो सकता है गलत हुआ हो तुम लोगों का। ये 1 होगा। KF कितना दिया हुआ, 1.86 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा, गिवन मास विच इज x ग्राम। मोलर मास 78 ग्राम पर मोल। इसको मैं ग्राम को नहीं लिख रही हूँ, ऑटोमेटिकली ग्राम में ही आ जाएगा। ठीक है, इनटू, ओके, डिवाइड में क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ऑलरेडी सॉल्वेंट kg में ही दिया हुआ है,
ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना था। कोई करके आया है क्या? यही लिखा होता है ना तुम्हारी बुक्स में फॉर्मूला। बोलो। W1। मैम वो तो तब लेते जब ग्राम में होता है। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ। तो ये फॉर्मूला रटने की गलती मत करना। वो तभी लिखा हुआ है तुम्हारी बुक्स में जब ग्राम में होता है। तो केजी में करने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, यहाँ ऑलरेडी केजी में है, तो ये नहीं करना था अगर किया है तो। चलो आओ आगे। बस अब तो कुछ था ही नहीं। केजी से केजी गया, ठीक है, और पर मोल से पर मोल गया। ये केल्विन और ये सेल्सियस वैल्यू सेम आती है बिकॉज आप डिफरेंस लेते हो ना, तो ये भी मैंने कैंसिल कर दिया। सो आंसर किस में आ जाएगा तुम्हारा? ग्राम में आ जाएगा, और इजी कैलकुलेशन है तो कितना आ जाएगा बताओ भाई जल्दी से। हाँ, नहीं तो सोल्व करूंगा। किसी ने नहीं किया गया क्वेश्चन? मैम 20.96 आ रहा था। ठीक है, एक मिनट में क्रॉस चेक कर लेती हूँ। मैम बी आ रहा था। 20 का आंसर आ जाएगा 21 पॉइंट समथिंग, तो 20.96 इसका आंसर आ जाएगा। कर लोगे? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो ऐसे क्वेश्चन को मत छोड़ना जो बच्चों को फिजिकल में अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, बट सारे ऐसे नहीं मिलेंगे जेई में कि हर किसी में वो कैलकुलेशन इतनी डिफिकल्ट डिफिकल्ट दे देगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन बेस्ड होंगे जहां पे सीधी सीधी कर करके कैलकुलेशन होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कौन है जो इस टाइम पे ज्वाइन कर रहा है? चलो करें, आओ। क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डीअमीनेशन ऑफ इसका एनब्यूटाइल अमीन इसका। ये डीअमीनेशन को देख के कंफ्यूज तो नहीं हुए? या हो गए थे? गर्व हो गए थे? सिमरन तुम भी हो गई थी? अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखते, क्वेश्चन को देखते नहीं छोड़ना भाई। ऐसा वर्ड तो तुम्हें मिल सकता है आगे भी पेपर में भी। आप ये देखो ना, क्या ये रिएक्शन हमने नहीं पढ़ी हुई थी? कैसी होगी राहुल बताना? मैम डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। हाँ, फिर? मैम फिर कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, रीअरेंजमेंट कराई थी? यस मैम। देखो, पहले रिएक्शन लिखो, देख के नहीं छोड़ना। डीअमीनेशन कौन सा रिएजेंट क्या है क्या नहीं, कौन सी रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे डाइजोनियम सोल्ट। ठीक है, ठीक है, चलो। फिर क्या होगा? N2 को टाटा बाय बाय, तो कार्बोकेटाइन यहाँ बना दो डायरेक्ट। अपनी ये 7:15 खत्म होगी ना क्लास में। हाँ, एक तो ना टाइम टेबल चेंज हुए, दोबारा से याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है वैसे टाइम टेबल, है ना। मैं तो 2-2 बार देखा आज मैंने मेरा टाइम टेबल क्या है, कहीं मेरी क्लास ही ना मिस हो जाए। ठीक है, तो अब क्या होगा? यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं? बोलो भाई। हाँ मैम, करा दो। ठीक है, तो यहाँ पे बस अल्कोहल बन जाएगा। अच्छा ओके, ठीक है, मैं रुक रही हूँ यहाँ पे। एक्चुअली ना इसने अल्कोहल बनाया ही नहीं है, इसने यहाँ पे डायरेक्ट अल्कीन पूछ लिया है। तो यानी कि वी हैव टू चेक कौन कौन सी पॉसिबिलिटी अल्कीन की। तो कौन सी है? एक तो ये बन सकती है और एक ये बन सकती है। बोलो भाई क्या कहते हो? ठीक है, और एक ये बन जाएगी 1 ब्यूटीन वाली। तो 1 ब्यूटीन बन सकती है, सिस ट्रांस ब्यूटीन बन सकती है, आइसोब्यूटीन नहीं बन सकती। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। कर लोगे? हमें ना वो वाली रिएक्शन तो याद रखने की बहुत आदत होती है
जहाँ पे एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट मिलता है, तो ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना जो डाइजोनियम सोल्ट है वो आपके प्राइमरी अमीन ही देते हैं, ठीक है, चाहे फिर वो एलिफेटिक हो या मैंने इसमें अभी नोटिस किया उसमें कैन नॉट बी है। अच्छा गलत हो गया था सुमित। यस मैम, वो मैंने कैन नॉट बी नहीं पढ़ा। ध्यान रखना, ठीक है। चलो आओ, ये तो आसान था। विच ऑफ द फॉलोइंग में है अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसमें भी अगर तुमने ये लगा के आए तो गड़बड़ हो गई होगी, है ना। सब में ही होती है क्या बोलते हैं, सिमिलर साइज होता है लेंथेनॉइड की वजह से, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज आएगा। इसके लिए नहीं पता है तो डी ब्लॉक एलिमेंट में प्रॉपर्टीज पढ़ लेना एक बार, ठीक है। हाँ डीएनएफ ब्लॉक वाले जिनको दिक्कत थी ये वाला तो कराए होगे। सक्षम लेट कैसे हो गए क्लास में? कोई नहीं मैम वो सवेरा दूसरे कोई नहीं सवेरा दूसरी क्लास में ज्वाइन कर लिया। अरे मैंने रिमाइंडर भेजा था। अब ध्यान रखना आप जिस ग्रुप में ऐड हो वही वाले ग्रुप की फॉलो करने इन्फॉर्मेशन, बाकी जो दूसरे वाले हैं उनका बेशक नोटिफिकेशन म्यूट कर दो आप लोग, ठीक है। चलिए आइए, ये भी आसान था। कौन से फैक्टर मेनली एक्सप्लेन करते हैं व्हाई नाइट्रोजन शोज अनयूजुअल केमिकल प्रॉपर्टीज रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट्स। आर्यन ये तो कर लिया था। इट्स वेरी स्मॉल एटॉमिक रेडियस एंड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फॉर, हाँ स्मॉल साइज है एक तो, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, और पाई मतलब टेंडेंसी टू फॉर्म पाई मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं है तो डी पी पाई नहीं बना सकता, पी पाई बनाएगा। तो ये सारे इसके बिहेवियर को, डिफरेंट बिहेवियर को शो करते हैं, ठीक है। एनिमलस बिहेवियर यू कैन से। चलिए यहाँ पे आइए, वैसे ये इजी भी बोल सकते हो, मीडियम भी बोल सकते हो। इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन करके चलना था अगर तुम्हें कोरोसिव लिक्विड का नहीं पता था। तो मैक्सिमम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, तो आपको पता आयोडीन का साइज होता है बड़ा, है ना, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस इसी में ही होगा, तो सी का आपका एस होगा। तो देखो मेरे सी का एस, हाँ एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। आपका सोल्व हो चुका है यहाँ क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा मैं बता देती हूँ एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन का ऑर्डर मैंने कहा था याद रखना। तो जो बच्चों को पी ब्लॉक में दिक्कत है ना, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आई नो थोड़ा याद रखने वाला चैप्टर है, लेकिन एटलीस्ट उतना तो पढ़ के चले जाना जितना नोट्स में है। PYQ मत कर लो, कुछ नहीं करके जाओ, लेकिन नोट्स को जरूर रिवाइज करके जाना। तो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन का जो ऑर्डर होता है वो Cl2 का सबसे ज्यादा होता है, फिर Br2 का, उससे कम F2 का, और लास्ट में अपना I2 का, याद है। तो इसका हो जाएगा अपना D का Q, मैक्सिमम सोलिबिलिटी इन वाटर, फिर F2। कोरोसिव लिक्विड याद रख सकते हो तुम, क्योंकि वैसे ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है, तो B का आ जाएगा R, ठीक है। एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है ये सब, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके हम इस सवाल को सबको सॉल्व कर सकते थे। मनीषा हो जाएगा, आरुष यस मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया। तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन का, और बहुत पॉपुलर सवाल, मैंने इसको मीडियम में ही डाला है। तो यहाँ पे आइए, आपको सारे कॉम्प्लेक्सेस को ध्यान से देखना था, और देखना था इनर ऑर्बिटल विद पैरामैग्नेटिक। अगर तुमने जल्दबाजी में सिर्फ इनर ऑर्बिटल को देखा है तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हुआ होगा। तो इनर ऑर्बिटल प्लस पैरामैग्नेटिक भी होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन तुम्हारा सही होगा। तो मैं बता रही हूँ, सबसे पहले अगर मैं MnCN6 वाले की बात करूं तो थोड़ा सा रिवाइज, अरे बैटरी गई, एक मिनट रुको, एक मिनट दो मिनट। हाँ तो मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। अगर तुम ध्यान से देखो, ये D5 था। गौरव ये किया था कि नहीं किया था तुमने? मैम किया था लेकिन गलत हो गया था। तो जिसका मैं फिर बता रही हूँ, प्लीज इनऑर्गेनिक नहीं छोड़ के जाना, नहीं तो तुम्हारे 4 क्वेश्चन हाथ से गए। कोऑर्डिनेशन 2 सवाल, DNF लोग 2 सवाल, चाहे एक्स्ट्रा टाइम लेके प्रिपेयर करना पड़े करो, रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत पड़े देखो। 4 क्वेश्चन यानी कि 16 नंबर बेटा बहुत होते हैं।
तो मैंने कहा था अगर D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो D2sp3 होती है हाइब्रिडाइजेशन, याद करो। यस मैम। इनर ऑर्बिटल बनेगा। सेकंड देखो Fe वाला वैसे D4 होगा, ठीक है, Mn की कॉन्फ़िगरेशन। ये D5 होगा Fe+3, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, D2sp3, ठीक है। कोबाल्ट देखो +3 में है और ऑक्सलेट उसके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करे। ध्यान रखना जब कोबाल्ट +3 में होता है तो अमोनिया, वाटर, ऑक्सलेट ये बहुत पॉपुलर है जो पेपर में आते हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। तो ये भी D2sp3 होगा, D6 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये तो वीक फील्ड लिगेंड है, sp3d2 होगा। फिफ्थ वाला देखो Fe+2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, D6 D2sp3। लास्ट वाला कोबाल्ट +3 वीक फील्ड लिगेंड है, D6 sp3d2 होगा, ठीक है। ये आपको ये पता होने चाहिए। अगर तुम निकाल के एक का देखोगे फिर तो कोई फायदा नहीं है अटेम्प्ट करने का सवाल, ठीक है। तो ये बहुत पॉपुलर कंपाउंड्स है, ये वाले निकल वाले आते रहते हैं पेपर में। तो चलो चेक करते हैं जो D2sp3, ये इसमें अपना कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते थे याद है क्या? मैं T2G और EG से कर लेती हूँ। 1 2 3 4 दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक है, बताओ भाई। हाँ मैम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये तो होगा। यहाँ पे देखो D5 है, 1 2 3 4 5 एक होगा इसमें, तो ये भी होगा। इसमें नहीं होगा, T2G में सारे ही भर जाएंगे। ये तुम BBT से भी चेक कर सकते हो वैसे। ये तो sp3d2 है, हटा दो इसको। यहाँ पे देखो आयरन +2 D6, यहाँ पे भी ये डायमैग्नेटिक होगा तो ये नहीं हो सकता। और ये तो sp3d2 है, तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ भाई? 2 कर लोगे? 2 आंसर इसका आ जाएगा। ये अब तुम्हारे पेपर में वो भी आ सकता है इंटीजर बेस्ड। ये वाला सवाल देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड बाय एल्डोल कंडेंसेशन अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। तो करना क्या है इसमें, बस आपको वो पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनाने हैं और ये देखना इनमें से कौन सा नहीं बन रहा। तो इथेनॉल क्या होता है हमारा मैम? इथेनॉल तो ये होता है। और प्रोपेनॉल क्या होता है? ये होता है। तो आपको कितने पॉसिबल प्रोडक्ट मिलेंगे इससे? 4? यस और नो? 4 मिलेंगे। ट्रिक याद है? मैं 2 बनवा देती हूँ, बाकी 2 खुद बनाना। तो सबसे पहले मैं ये ले रही हूँ, ठीक है। आपको डबल बॉन्ड O को ऐसे दिखाना है, सेम मॉलिक्यूल ले रही हूँ, अल्फा हाइड्रोजन को ऐसे दिखाना है, ठीक है जी, बोलो। तो ये यहाँ से पानी को हटा देना बिकॉज उसने कंडेंसेशन पूछा है। तो बनाओ CH3C डबल बॉन्ड C CHO। नेमिंग आनी चाहिए सिंपल। एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है तो उसी से ही नंबरिंग करोगे 1 2 3 4। तो ये क्या होगा? ब्यूट 2 इन 1 अल। तो ये तो है प्रेजेंट यहाँ पे, ऐसे करके देखना है। ये वाला कैसे करोगे? इसका ही एक और ले लो। पानी निकाल लो। पेशेंस चाहिए होगा। 1 2 3 4 5। लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं है कि हाँ है, ये रहा 2 मिथाइल पेंट 2 इन 1 अल, ये भी बन रहा है। तो अब तुम्हें बस ये चेक करना है। वैसे आंसर आ गया है, हेक्स वाला ही नहीं बनेगा, बाकी बनेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई 6 तो कार्बन ही नहीं बनेंगे। देखना एक बार, 3 और 2 5, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। कर लोगे? बताओ भाई। सभी, ठीक है। तो आगे चलते हैं।
ओके, बायोमोलिक्यूल से एक और सवाल आया था पेपर में, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स? मोनोसेक्राइड्स कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, दिस इज रॉन्ग। फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हो, तो ये 1 तो हो ही नहीं सकता, तो ये हटा दो। 2 monosaccharides unit obtained on hydrolysis of a disaccharide can either be same or different, ये बिल्कुल ठीक है, आंसर तुम्हारा आ चुका है। Polysaccharides are not sweet in taste, बिल्कुल ठीक है। All monosaccharides are not reducing sugar, गलत है, मैंने कहा था सारे monosaccharides reducing sugar होते हैं। कर लोगे, जिसने बायोमोलिक्यूल नहीं किए, मतलब जिस बैच में मैंने नहीं करवाया, टेंशन लेने की बात नहीं है, एक ही सवाल आएगा जेई में, ठीक है। तुम्हारे पास टाइम हो तो करना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है करने की। पर हाँ, जिनको करवाया था उनको तो गलत करना ही नहीं है फिर, ठीक है। चलो ये वाला सवाल देखो, डीएनएफ लोग से रिएक्शन बेस्ड था, लेकिन ये क्वेश्चन हो सकता था ऑप्शन एलिमिनेशन से। कैसे हो सकता था मैं बताती हूँ। देखो, ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो मैंने क्लास में करवा रखी है? मैंने आपको सी के बारे में बता रखा है, डी के बारे में बता रखा है, जहां तक मुझे याद आ रहा है बी के बारे में बता रखा है, बट आई एम श्योर विद सी एंड डी, ठीक है। चलो, तो अब क्या बोलता है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देखो, पहले तो तुम स्टेटमेंट देखो, जो आपका MnO4 2 नेगेटिव है वो स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग है एंड स्टेबल ओनली इन वेरी स्ट्रॉन्ग एल्कल बेसिक मीडियम में। लेकिन अगर तुम स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम ले लेते हो, या फिर वाटर ले लेते हो, या फिर एसिडिक मीडियम ले लेते हो, डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो ये देखो, ये रहा, जब मैं क्लास में करवा रही थी, ये मैंने इसलिए लगाया ताकि तुम्हें याद रहे और लगा लो इसको टिक, ठीक है। तो जो रिएक्शन होती थी, सबसे पहले तो क्या होता था, K2MnO4 बनता था जब आप पायरोलुसाइट और लेते थे और फ्यूजन करवाते थे KOH के साथ। बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ K2MnO4 which is potassium magnate, medium is acidic and neutral, so it is unstable and disproportionation reaction take place, ठीक है। This reaction is not used for KMnO4 because in addition of KMnO4 MnO2 भी बनता था, ठीक है। फिर वो कह रहे थे जो हमने रिएक्शन 1 की थी ना वो बेसिक ठीक है, वो बेसिक मीडियम में की थी जब हमारा K2MnO4 बना था, ठीक है। तो अगर आप स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम ले लेते हो, एसिडिक मीडियम ले लेते हो, न्यूट्रल ले लेते हो, क्योंकि स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम को ही मैंने न्यूट्रल में भी लिखवाया था, याद करो, तो वहां पे डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो सी हमारे पास 2 जगह है, क्लियर है। चलो मैम, KMnO4 डज नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एल्कलाइन मीडियम, ये तो गलत है। क्यों? बिकॉज KMnO4 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एसिडिक, न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम में, याद है। इसी की तो 3 रिएक्शन दी हुई है आपके एनसीईआरटी में, तो ये गलत है। अगर ये गलत है तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, सी ऑप्शन आ चुका है आंसर, ठीक है। तो अब जो ए वाला है इसका मतलब ठीक है कि जो MnO2 है, अब तुम ध्यान से भी देखोगे ना तो समझ में आएगा, जो MnO2 है जब आप उसकी रिएक्शन कराते हो कंसंट्रेटेड HCl के साथ, वो कह रहे हैं करवाते हो बट डज नॉट फॉर्म Mn+4, वो तो बात सही है ना। MnO2 तो खुद ही +4 में है, तो जब HCl के साथ कराएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेंज होगी ना, Mn+4 में ही थोड़ी ना रहेगा, ठीक है। तो ये ठीक बात है। दूसरा कह रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ एसिडिक KMnO4 इज नॉट कैटलाइज्ड बाय सनलाइट। जो मैंने तुम्हें रिएक्शन करवाई थी क्लास में, वो करवाई थी जब KMnO4 को तुम हीट करते हो 513 केल्विन पे, तब वो डिकम्पोज हो रहा है। साथ ही तुम वहां पे ये भी मेंशन कर सकते हो कि अगर आप हीट दे रहे हो या सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हो तो भी आपका KMnO4 क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो बी स्टेटमेंट वाज आल्सो रॉन्ग, ठीक है। सो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, ए एंड सी, ठीक है। और ऐसा पेपर में भी होगा
कि ऐसा नहीं होगा कि तुम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाओ। ठीक है, चलिए आइए। ओके, पहले ऑर्गेनिक के क्वेश्चन कर लेते हैं, छुटकू छुटकू से आओ। ये वाला क्वेश्चन देखना, किसने ये किया है था या किसने ये छोड़ा था, बताओ जरा। संदीप कर लिया था? ठीक था संदीप? प्रिंस स्किप मारा? हाँ बता सकते हो। आ गया था आंसर संदीप? चलो, अब तुम्हें जब मैं ये क्वेश्चन कराऊंगी ना तो तुम्हें लगेगा कि स्किप इतना भी करने लायक था नहीं। चलो आओ। खैर, वैसे मैंने इसको डिफिकल्ट वाले में ही डाला है क्योंकि क्वेश्चन तो था डिफिकल्ट। एक बार में पढ़ोगे तो पता ही नहीं चलेगा, देख ही रखा है, तुम्हें लगेगा क्वेश्चन ही गलत है, एसटी कहाँ से आ गया। ठीक है, आओ। तो सबसे पहले तुम्हें एनिलीन दिया हुआ है, एनिलीन की एसाइलेशन करवा रखी है, तो यहां तक तो मेरे ख्याल से पहुंच ही गए होगे तुम लोग। ये हमने बहुत बार की थी क्लास में। एक्स बना है, Br2 ब्रोमिनेशन कराई है, तो पैरा पे बनता था मेजर, याद करो, और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करा दी तो क्या होता था, ये बॉन्ड टूटता था, यहाँ OH यहाँ H, तो मुझे दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कौन कौन से, एक तो पैरा ब्रोमो एनिलीन प्लस CH3COOH, मेन यही प्रोडक्ट है अपना। चलो, फिर वो कह रहे हैं अबाउट रिएक्शन में वी हैव वन मोर प्रोडक्ट A जो कि नॉन बेंजेनोइड प्रोडक्ट है अलोंग विद Z, मतलब वो इसी की बात कर रहा है, यस और नो, जवाब दीजिए। आपको क्या निकालना है, S+T निकालना है। अब S क्या है, S है मोलर मास Z का और T है मोलर मास A का, बस ये अब तुम्हें निकालना था। ठीक है, तो छोड़ रहा मत करो, एक बार देख लिया करो पूरी तरीके से, जब हो जाए कि भाई ये तो होना ही नहीं है तो छोड़ दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। तो बस इसका मोलर मास निकालना था और ऐड करना था, हो जाएगा। यस मैम। क्या हो गया गौरव? चलो, ये वाला क्वेश्चन ये मैंने क्लास में भी करवाया था। डिफिकल्ट में मैंने इसको इसलिए डाला क्योंकि इसमें ध्यान रखना था तुम्हें कुछ चीजों का। देखो, आपको बोला है टोटल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां पे मैं देख रही थी जब मैं कल आई थी तो बहुत बच्चों ने इसका आंसर 4 लिखा था। मैं उनको देख रही थी, यार क्लास में कराने के बाद भी गलत कर रहे हो, ये तुम्हारे एल्डिहाइड कीटोन वाले टेस्ट में भी था ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हाइड्रोलिसिस कराइए। हाइड्रोलिसिस में क्या होता था, याद करो, यहाँ OH H OH H था कि नहीं, बताओ। हाँ ये तो था मैम, COOH COH। तुमने ओजोनलिसिस भी करवा दी होगी लेकिन तुम ना एक चीज भूल गए, यहाँ हीटिंग दे रखी है। अब ये अल्फा देखो, बीटा कीटो एसिड है, याद करो। बीटा कीटो एसिड में क्या होता था, CO2 को टाटा बाय बाय करते थे हम लोग, याद है। ये पूरा निकल जाएगा यहाँ से, ये तुमने स्टेप मिस किया होगा तभी तुम्हारा आंसर गलत आया होगा। ठीक है, बस अब इसके बाद तुम्हें ओजोनलिसिस करानी है, ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस। तो CHO बनेगा, बाकी वो कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। ठीक है, ये तो हाउ मेनी COH ग्रुप, 2। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर करा था किसी ने, करते तो शायद हो सकता था बन जाता इसका, बनाए तो ये कौन से टाइप का, ये M A2B3C। ठीक है, कितने बने थे इसके, बनाया था क्या बेटा? यहाँ पे ना आपको जब ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस दिया होता है ना घर, वहां पे H2O2 दिया होता है, H2O दिया होता है। जब रिडक्टिव ओजोनलिसिस वो देता है तो वहां पे वो जिंक भी लिखता है साथ में, जिंक वाटर,
या फिर वहां पे लिखता है मिथाइल डाइमिथाइल सल्फाइड, है ना, ये वाले रिएजेंट वहां पे दिए जाते हैं। वो जिंक लिख के देता है अगर वो आपसे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाना चाहता है तो। अच्छा, ये कैसे बनेगा? देखो भाई, अब बना के देखना पड़ेगा, ट्रिक तो है नहीं अपने पास, तो क्या करें फिर, सिस पे लगा दो, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम, ए को ट्रांस पे लगा दे क्या, बोलो। ठीक है, इस ए को ट्रांस पे लगाया तो देखो हमारा बीसी और बीबी भी ट्रांस पे आ गया है। ठीक है, अब क्या करें, एसी को लगा दे ट्रांस पे, बताओ। ए कितने हैं, 2, देखना हो जाएंगे, इससे अलग नहीं बनेगा, 3 ही बनेंगे। किसी के और आ रहे हैं तो भेज देना मेरे को, ठीक है। चलो आओ, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन, acidified water is electrolyzed using an inert electrode. The volume of gases liberated at STP is 0.168 liter. The quantity of charge passed through acidified water. ये जो एसिडिफाइड वाटर वाले हैं ना भाई साहब, बड़े इंपॉर्टेंट है तुम्हारे जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आपको पता है जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होगा, ठीक है, तो बेसिकली H+ और OH नेगेटिव, तो H2 मिलेगा और एक जगह O2 मिलेगा, यस और नो, बोलो क्या कहते हो। सो बेसिकली होता क्या है, रिएक्शन अपन ने लिखी थी कैथोड पे, ये रिएक्शन होती है जहां पे H2 गैस लिबरेट होगी, और एनोड पे कौन सी होगी, अरे मैंने कहा था इनको तो रट डालो, बहुत आती है पेपर में, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहे, वॉल्यूम ऑफ गैसेस, यानी कि H2 भी मिल रही है O2 भी मिल रही है, तो दोनों गैसेस का वॉल्यूम आपको दे रखा है, सिर्फ एक O2 या H2 का नहीं दे रखा। तो एक काम करो, दोनों को बैलेंस कर लो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो आप, देखो यहाँ पे अपन कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। बोलो क्या कहते हो। तो यहाँ पे आपको 2 इसके मिल रहे हैं मोल, इसके मिल रहा है 1, क्या कहते हो। तो अगर मैं इसको 2x मान लो, इसको x, तो 3x कितना है, 0.168, बोलो क्या कहते हो। x निकाल लोगे, निकाल लोगे। अब तुम्हें क्या करना है, चेक करना है कि H2 आपका कितना चार्ज पास होगा, कितना चार्ज पास होगा। एक बार इसको करके देख लेना घर पे, और नहीं होता है तो फिर मैं कल इसको दोबारा ले लूंगी, क्योंकि अब तुम्हारा नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो रहा है, थोड़ा इसमें 4-5 मिनट और लगेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको क्या करना था, आगे सोल्व करना था। अब तुम्हें x की वैल्यू पता चल जाएगी, तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कितना फैराडे आएगा, और तुम देखोगे दोनों के लिए सेम फैराडे आ रहा होगा, दैट इज 0.01 फैराडे। इसको मल्टीप्लाई कर लेना 96500 से, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। हाँ, इसमें इसको मैंने डिफिकल्ट में इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि तुम लोगों के दिमाग में आए ना कि H2 और O2 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे H2 और O2 का वॉल्यूम इतना दिया हुआ है 0.168, सिर्फ एक गैस का नहीं दिया हुआ। तो बस इसको करके तुम्हें नॉर्मल अपना वही लगाना है, फैराडे वाला जो अपन लगाते थे, फैराडेज लॉ, और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। प्लीज आज के आज ही रिजोल्व कर लेना, नहीं होता है तो, नहीं तो फिर लटका रहेगा क्वेश्चन। तो ये थे तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस जो हमें डिस्कस करना था। सो यस, इसमें कुछ रह गया हो तो यू कैन रीच आउट टू मी कि मैम ये वाला नहीं हुआ, और फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो कल हमारा जो रहेगा लेक्चर वो रहेगा नेम रिएक्शंस पे, ठीक है। सो सब रफ नोटबुक लेके बैठना कल, फेयर नोटबुक में, क्योंकि आपकी ऑलरेडी है ही, या आपको अगर कोई आपने अलग से नोटबुक बनाई है क्रैश कोर्स